नमस्कार, मैं हूं अफजाज शेखर आजाद और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जब अपनी सटीक हमला करने की ताकत दिखाई तो पूरी दुनिया दंग रह गई। आलम यह है कि रूसी वायुसेना अब इंडियन एयरफोर्स के सटीक हमले की स्टडी कर रही है। भारत ने पिछले कुछ दशकों में एटम बम, ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर स्मार्ट गाइडेड बम, सैटेलाइट किलर हथियारों से लेकर परमाणु मिसाइल सिस्टम तक बनाकर टेक्नोलॉजी की दुनिया में कमाल कर दिया है। लेकिन जब बात लड़ाकू विमानों के इंजन की आती है तो भारत अभी भी चीन से करीब 10 से 15 साल पीछे है। भारत को अभी भी लड़ाकू विमानों के इंजन के लिए फ्रांस, अमेरिका या फिर रूस पर निर्भर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दूसरी तरफ चीन है जो कभी रूसी इंजन से अपने विमानों को उड़ा रहा था, अब वह WS-10 और WS-15 जैसे अपने इंजन से जेट-20 जैसे स्टील्थ फाइटर जेट उड़ा रहा है। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि चीन ने जो कर दिखाया वो आखिर भारत क्यों नहीं कर पाया, खासकर तब जब भारत टेक्नोलॉजी की दुनिया में चीन से काफी आगे था। असल में भारत जब मिसाइल बना रहा था उस वक्त चीन टरबाइन घुमा रहा था। आइए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्यों है। भारत ने साल 1986 में कावेरी इंजन बनाने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसका मकसद हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए इंजन बनाना था। लेकिन शुरुआत से ये प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजिकल दिक्कतों से जूझता रहा। भारत के पास हाई टेम्परेचर अलाई नहीं थे, ब्लेड में सिंगल क्रिस्टल टेक्नोलॉजी नहीं थी और टरबाइन का कूलिंग सिस्टम बार बार फेल होता रहा। करीब 30 सालों की मेहनत करने और 2500 करोड़ रुपए के आसपास झोंकने के बाद भी कावेरी इंजन अपनी क्षमता हासिल नहीं कर पाया कि वह तेजस लड़ाकू विमान को उड़ा सके। स्टडी करने पर पता चलता है कि दिक्कत टेक्नोलॉजी को लेकर तो थी ही साथ फैसला रणनीतिक भी था। भारत ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारी भरकम निवेश किए क्योंकि वहां सॉफ्टवेयर हैवी प्लस मॉड्यूलर हार्डवेयर सिस्टम था। डिफेंस एक्सपर्ट सौरभ झा से मैंने पूछा इस मामले में, तो उन्होंने हमसे कहा कि लड़ाकू विमानों का इंजन बनाना टेक्नोलॉजी की दुनिया में शीर्ष क्षमता का काम माना जाता है। ये रॉकेट का इंजन बनाने से भी ज़्यादा मुश्किल है। रॉकेट सिर्फ एक बार उड़ता है, लेकिन लड़ाकू विमानों की बात अलग होती है। अब हम आपको चीन की लड़ाकू विमान इंजन बनाने की कहानी बताते हैं। चैप्टर 1, लड़ाकू विमानों का इंजन बनाना इंजन ऑफ जियोपॉलिटिक्स का काम होता है। जिन देशों ने इंजन बना लिया है वो किसी भी हाल में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करना चाहते। चीन ने भी रूस से लेकर यूक्रेन, फ्रांस और यहाँ तक कि अमेरिका के भी दरवाजे खटखटाए, लेकिन सीमित जानकारी मिली। लेकिन वो बेहिसाब पैसा बहाता रहा, करोड़ों डॉलर झोंकता रहा और अब जाकर उसने चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का इंजन तैयार कर लिया है। हालांकि पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का इंजन बनाने में वो आज भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया है। साल 1950-60 के दशक में चीन ने तत्कालीन सोवियत संघ से MiG-15 और MiG-17 खरीदे थे, जिसमें क्लिमोव RD-45 इंजन लगा था। बाद में विमानों में रूस ने RD-9B इंजन लगाया। चीन ने झट से उसे कॉपी कर लिया और नाम रखा WP-5 और WP-6। लेकिन चीन के लिए अभी भी असली टर्बोफैन इंजन बनाना एक नामुमकिन सपने जैसा था। अब आते हैं चैप्टर 2 पर। फिर वर्ष 1980-90 के दशक में बदले जियोपॉलिटिकल हालातों के बीच सोवियत संघ ने थोड़ी सी रहमदिली दिखाई और चीन ने अपना पहला मल्टी रोल फाइटर J-10 शुरू किया। हालांकि उसके पास कोई भरोसेमंद इंजन नहीं था और अंत में उसे फिर से रूस से AL-31FN इंजन लेना पड़ा, जो कि रूसी फाइटर जेट Su-27 का इंजन था। लेकिन ये इंजन भी अपनी क्षमता के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था। इसकी विश्वसनीयता काफ़ी कम थी और सोवियत संघ ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया था, जिसके बाद फिर से चीन ने रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए WS-10 नाम से इंजन बना लिया। लेकिन यह इंजन 15 सालों के बाद भी कामयाब नहीं हो पाया। अब आते हैं चैप्टर 3 की तरफ। कॉपी करने और रिवर्स इंजीनियरिंग करने के बाद भी चीन स्वदेशी इंजन बनाने में हार गया। WS-10 इंजन में हाई टेम्परेचर के दौरान बार बार नाकाम होता रहा। लंबे उड़ान के दौरान ब्लेड फेल हो जाता था। थ्रस्ट जनरेट करने में बार बार नाकाम हो जाता था। हालांकि फिर भी इस इंजन को चीन ने अपने कई विमानों में लगाया, लेकिन AL-31FN जैसा परफॉर्मेंस नहीं मिल पाया, जिसके बाद PLA एयरफोर्स के पायलट WS इंजन पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। चैप्टर 4, चीन के लड़ाकू इंजन बनाने की कोशिश जारी रही, लेकिन इस बीच उसने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। साल 2011 में पहली बार J-20 स्टील्थ फाइटर जेट ने भी उड़ान भर ली, लेकिन इसमें भी रूसी इंजन AL-31FN सीरीज 3 लगा हुआ था। चीन ने हालांकि WS-15 इंजन तो बना लिया, लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा आफ्टर बर्नर बनाने में वो अभी भी नाकाम साबित हो रहा था। हालांकि WS-15 को चीन ने काफ़ी अपग्रेड किया है और अब उसका दावा है कि ये इंजन कामयाब हो गया है।
लेकिन अभी भी J-20 के कई वेरिएंट रूसी AL-31FN इंजन से उड़ान भर रहे हैं। भारत बनाम चीन जेट इंजन बनाने के लिए कितना संघर्ष किया है, अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। लड़ाकू विमानों का इंजन स्वदेशी होना कितना जरूरी है, चीन इसे 2000 के दशक में ही समझ चुका था। चीन की कामयाबी सिर्फ पैसों की नहीं थी, बल्कि वो अपनी नाकामी से भागा नहीं। WS-10 इंजन जब पहली बार J-11B में लगा तो वह बार बार फेल हो रहा था। टरबाइन ओवरहीट, ब्लेड टूटना, इंजन स्टॉल होना जैसी कई समस्याएं आई, लेकिन चीनी इंजीनियरों ने WS-10 को 10 साल में लगातार बेहतर किया और आज यह लड़ाकू विमानों में लगने लगा है। अनुमानित तौर पर चीन ने लड़ाकू विमानों का इंजन बनाने में 25 से 30 अरब डॉलर खर्च किए। हालांकि ये आंकड़े सत्यापित नहीं हैं। इन आंकड़ों की सटीकता की पुष्टि करना मुश्किल है, क्योंकि चीन की तरफ से कभी भी आधिकारिक तौर पर आंकड़े जारी नहीं किए गए। भारत में कावेरी इंजन फेल होने के बाद DRDO की GTRE संस्था अकेले ही इस प्रोजेक्ट पर लगी रही। प्राइवेट प्लेयर्स को इसमें शामिल नहीं किया गया और इंडस्ट्री बनाने की कोई कोशिश नहीं हुई। सुपर अलॉय, फॉर्जिंग, टरबाइन कूलिंग और माइक्रो प्रिसिशन इंजीनियरिंग अभी भी एडवांस नहीं है, जबकि चीन ने 2000 से ज्यादा इंजीनियरों को सिर्फ टरबाइन ब्लेड बनाने में ही ट्रेनिंग दी है। चीन ने सिर्फ रिवर्स इंजीनियरिंग ही नहीं की, बल्कि उसने जासूसी, साइबर चोरी तक को अंजाम दिया। साल 2019 में अमेरिका में FBI के एजेंट ने इंजन का ब्लूप्रिंट भेजने के आरोप में एक चीनी इंजीनियर को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा चीन ने यूक्रेन की मोटर स्विच कंपनी को भी खरीदने की कोशिश की थी, ताकि पुराने सोवियत जमाने की टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया जा सके। यानी चीन ने चोरी भी की, सीख भी लिया और उसने अपना इकोसिस्टम भी तैयार कर लिया है। यानी अब चीन के पास WS-13, WS-10 और WS-15 जैसे इंजन है। WS-15 भले ही अभी भी कुछ कमियों से जूझ रहा है, लेकिन कम से कम वो फाइटर जेट में लगकर उड़ान तो भरने लगा ही है। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट भारत ने साल 1986 में शुरू किया और इंजन बनाने का लक्ष्य 10 सालों में यानी साल 1996 तक रखा गया था। ये गलत अनुमान लगाया गया था, जबकि फंड ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर दिए गए थे। सौरभ झा ने हमें बताया कि कावेरी प्रोजेक्ट 30 सालों तक चलता रहा, लेकिन चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए जरूरी 80 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने में यह इंजन नाकाम रहा। कावेरी मैक्सिमम 73 किलो न्यूटन थ्रस्ट ही जनरेट कर पाया। यानी भारत ने इंजन डेवलपमेंट की जटिलता को अंडर एस्टिमेट करके आंका था। इसके अलावा हाई थ्रस्ट इंजन के लिए वर्ल्ड क्लास टेस्टिंग फैसिलिटी जरूरी होती है, लेकिन भारत ऐसी सुविधाएं आज तक नहीं बना पाया जिससे इंजन को अलग अलग वातावरण में टेस्ट किया जा सके। भारत में आज भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है। भारत ने कावेरी इंजन को टेस्ट के लिए रूस भेजा हुआ है। इसके अलावा कावेरी के लिए कंपोनेंट्स खरीदने में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारत के ऑर्डर काफी छोटे होते थे और विदेशी देशों में काफी लेट डिलीवरी मिला करती थी, जिससे बार बार ये प्रोजेक्ट टलता जा रहा था और लागत में इजाफा होता जा रहा था। लड़ाकू विमानों का इंजन बनाने के लिए भारत अब क्या कर रहा है, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं। बदलते जियोपॉलिटिकल हालातों ने स्वदेशी कार्यक्रमों की जरूरत को दुनिया के सामने ला रखा है। आज की तारीख में अगर आप किसी भी देश पर निर्भर हैं तो ये सबसे बड़ी गलती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और फ्रांस के बीच लड़ाकू विमानों का इंजन बनाने के लिए ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही है, जिसका लक्ष्य 110 से 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला नया टर्बोफैन इंजन बनाना है, जिसे AMCA Mark II में लगाया जा सकेगा। ये एग्रीमेंट अगर फाइनल होता है तो इसका लक्ष्य 100% भारत में ही इंजन बनाना होगा। इसके अलावा अमेरिकी कंपनी GE के साथ AMCA Mk1 इंजन का निर्माण करने की कोशिश भी हो रही है। भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ है, जिसमें GE एविएशन भारत में F414 इंजन का निर्माण HAL के साथ मिलकर करेगा। यह इंजन AMCA Mk1 और TED-BF यानी नौसेना के फाइटर प्रोजेक्ट को शक्ति देगा। भारत को इसमें 60 से 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलने की संभावना है। इसके अलावा DRDO ने साल 2030 तक पहला स्वदेशी फाइटर जेट इंजन तैयार करने का भी लक्ष्य रखा है, जिसे वो AMCA Mk2, TED-BF और भविष्य के स्टील्थ फाइटर्स में इस्तेमाल किया जा सके। लिहाजा कहानी का निष्कर्ष ये नहीं है कि चीन बेहतर है या भारत कमजोर, बल्कि सीख यह है कि जेट इंजन जैसे क्षेत्र में निरंतरता, राजनीतिक इच्छा शक्ति, फंडिंग और नाकामी से सीखने की क्षमता ही असली हथियार है। मिसाइल बनाना युद्ध की रणनीति है, लेकिन इंजन बनाना औद्योगिक संप्रभुता का प्रतीक है, जिसे हासिल करने के लिए चीन ने सब कुछ दांव पर लगा दिया और वक्त की मांग है कि भारत को भी यही करना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।